नमस्कार साथियों, यूपीएससी मास्टर में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे अशोक के अभिलेखों पर, जिनके बल पर अशोक का इतिहास पुनर्निर्मित किया गया है। ये न केवल अशोक के शासन पर प्रकाश डालते हैं, बल्कि उसकी बाहरी और घरेलू नीतियों के साथ साथ धम्म के बारे में उसके विचार क्या थे उन पर भी प्रकाश डालते हैं। साथ ही साथ उसके साम्राज्य विस्तार को भी उजागर करते हैं। अशोक की व्यक्तिगत सोच के विवरण के रूप में ये असाधारण अभिलेख उसके शासनकाल के माहौल का जीवंत वर्णन करते हैं। इस वीडियो लेक्चर के प्रमुख चर्चा के बिंदु रहेंगे मौर्यकालीन अभिलेख क्या है, साथ ही हम जानेंगे इन अभिलेखों में अशोक के प्रमुख अभिलेख कौन कौन से हैं, उनमें किन किन बातों का इसके द्वारा उल्लेख किया गया है। साथ ही हम करेंगे अशोक के अभिलेखों की ईरानी अभिलेखों से तुलना, और साथ ही साथ हम चर्चा करते चलेंगे परीक्षा उपयोगी तथ्यों पर। मेरा नाम है डॉक्टर मनोज कुमार और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी, जिनके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। भारत में प्राचीन अभिलेख हड़प्पा सभ्यता के हैं, परंतु ये अभी तक अपठित हैं। और अभिलेखों की जो पठनीय श्रृंखला की शुरुआत होती है वह मौर्यकाल से होती है। इनमें देखा जाए तो चंद्रगुप्त मौर्य ने सागौरा तथा महास्थान के जो अभिलेख हैं वो खुदवाए थे। सागौरा का जो अभिलेख है वो ताम्रपत्र भी है और महास्थान से एक पत्थर का अभिलेख प्राप्त हुआ है। इन दोनों से ही मगध में अकाल के दौरान जो शासन ने राहत कार्य किए थे उनके बारे में उल्लेख किया गया है। जहां अभिलेखों का उल्लेख किया जाता है वहां अशोक का नाम सर्वोल्लेखनीय है। इसने धार्मिक और राजनीतिक कार्यों से विभिन्न अभिलेख खुदवाए, जिनको उनकी प्रकृति और उनके स्वरूप के आधार पर 3 भागों में बांटा जा सकता है: शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख। ये प्राचीन प्रस्तर स्थापत्य के सबसे उत्कृष्ट उदाहरण हैं। अब इन तीनों प्रकारों पर एक के बाद एक करके विस्तृत चर्चा करेंगे। फाहियान ने संकिसा व पाटलिपुत्र समेत 6 प्रकार के अभिलेखों का उल्लेख किया है और ह्वेनसांग ने राजगृह व श्रावस्ती समेत 15 प्रकार के अभिलेखों का उल्लेख किया है। अशोक के अभिलेखों की खोज आधुनिक भारत में 1750 ईस्वी में की थी सर्वप्रथम टी पेंथलर ने, जो पेशे से एक पादरी थे, और इन्होंने दिल्ली मेरठ अभिलेख की खोज की थी और यहीं से आधुनिक भारत में अशोक के अभिलेखों की खोज का सिलसिला शुरू हुआ था। अभी तक 47 स्थानों से 150 से भी ज़्यादा अभिलेखों को खोजा जा चुका है। 1835 में सर्वप्रथम जेम्स प्रिस्पे द्वारा इन अभिलेखों को पढ़ने का प्रयास किया गया था और 1837 में इन्होंने दिल्ली टोपरा अभिलेख को पढ़ने में सफलता पाई थी और ब्राह्मी लिपि की जो श्रृंखला है उसको तैयार कर दिया था। अब चर्चा करें हम अभिलेखों पर और इनमें भी शिलालेख क्या हैं। देखिए, शिलालेख से मतलब किसी कोई चट्टान से नहीं है। यदि अशोक प्रशासन के संबंध में या नैतिक मूल्यों के संबंध में अपने राज्य को कोई सामान्य इन्फॉर्मेशन देना चाहता था, कोई जनरल इन्फॉर्मेशन देना चाहता था, तो विभिन्न स्थानों पर उनको खुलवा देता था। अब इनको हम देख सकते हैं, ये 14 लाइनें थी। मतलब शिलालेख से मतलब है कि 1, 2, 3, 4 और इस प्रकार की 14 लाइनें थी, तो इन्हें ही शिलालेख कहा गया है। ये 8 स्थानों से प्राप्त हुए हैं, मतलब एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, और इस प्रकार 8 स्थान हैं। 8 के 8 स्थानों पर ये 14 लाइनें प्राप्त या खुदवाई गई हैं। तो इनको भी 2 भागों में बांटा जा सकता है। पहला सामान्य वृद्ध शिलालेख, ये क्या है कि 14 की 14 लाइनें एक जैसी हैं, परंतु इनमें भी 2 अभिलेख ऐसे हैं जिनमें 10 लाइनें तो एक जैसी हैं, परंतु 3 लाइनें जो बीच में 11वीं, 12वीं, 13वीं वो बिल्कुल अलग है, और 14वीं लाइन जो है 14th लाइन वो भी बिल्कुल सेम है। इनमें धौली व जौगढ़ जो अभिलेख है वो है। इसमें धौली अभिलेख कहता है प्रथम पृथक शिलालेख और जौगढ़ अभिलेख को कहा जाता है द्वितीय पृथक वृहद शिलालेख। और लघु शिलालेख अर्थात माइनर रॉक एडिक्ट्स वे अभिलेख थे जो अशोक द्वारा पर्टिकुलर स्थान के लिए खुदवाए गए थे और उनमें पर्टिकुलर मैसेज देने के लिए ही खुदवाए गए थे।
जैसे आप देख सकते हैं जो शिलालेख हैं वो 14 थे, अर्थात 14 लाइन है और 8 स्थानों से प्राप्त हुए हैं। इनमें कालसी जो देहरादून में है, मानसहेरा जो हजारा पाकिस्तान में है, सहबाजगढ़ी पेशावर पाकिस्तान, गिरनार काठियावाड़ गुजरात प्रांत में, सोपारा महाराष्ट्र में, धौली पुरी जिसकी मैंने चर्चा की थी प्रथम पृथक वृहद शिलालेख, और जोगढ़ द्वितीय पृथक वृहद शिलालेख, और 8वां है येरीगुड़ी करनाल। मतलब 14 लाइनें हैं और 8 स्थानों से प्राप्त हुई हैं। ये 14 लाइनों को अर्थात शिलालेखों को आप देख भी सकते हैं। पहली में अशोक उल्लेख करता है कि सभी मनुष्य मेरी संतान है, और साथ ही इस अभिलेख में यह पशु बलि की निंदा करता है। द्वितीय लाइन में उल्लेख मिलता है कि मनुष्य व पशुओं दोनों की चिकित्सा व्यवस्था, और साथ ही इस शिलालेख में इसने अपने पड़ोसी राज्यों चोल, पांड्य, सत्यपुत्र व केरलपुत्र की भी चर्चा की है। तीसरे शिलालेख में यह राज्य के अधिकारियों को हर 5वें वर्ष में दौरा करने का आदेश देता है अपने राज्य में। ये राज्य के अधिकारी थे युक्त, रज्जुक व प्रादेशिक। चौथे शिलालेख में भैरी घोष की जगह धम्म घोष को अपनाने की घोषणा करता है। 5वें शिलालेख में धम्म महामात्रों की नियुक्ति के विषय में जानकारी देता है, और 6वें शिलालेख में प्रतिवेदक का उल्लेख करता है। 7वें शिलालेख में सभी संप्रदायों के लिए सहिष्णुता का उल्लेख करता है। 8वें शिलालेख में सम्राट की धम्म यात्राओं का उल्लेख करता है, और साथ ही उल्लेख करता है कि उसने बोधि वृक्ष का भी भ्रमण किया है। 9वें शिलालेख में अशोक उल्लेख करता है कि जो समारोह हैं जिनमें पशु बलि होती है, दुनिया भर का खाना व्यर्थ जाता है, वो सब निंदनीय है, अर्थात सामूहिक समारोह की निंदा करता है। 10वें शिलालेख में ख्याति एवं गौरव की निंदा करता है, साथ ही धम्म नीति की श्रेष्ठता पर बल देता है। यहाँ धम्म से तात्पर्य नैतिक मूल्यों से है, बौद्ध धर्म से नहीं है। वह बौद्ध धर्म के विषय में खुदवाता है, परंतु बौद्ध धर्म की जो विशिष्ट शिक्षाएं हैं जैसे अष्टांगिक मार्ग है, 4 सत्य हैं, उनके विषय में अशोक के अभिलेखों में किसी प्रकार का कोई उल्लेख नहीं मिलता है। 11वें शिलालेख में धम्मनीति की व्याख्या करता है। 12वें शिलालेख में सर्वधर्म संभाव एवं अस्त्री महामात्र की चर्चा करता है। 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन, पड़ोसी राज्य का वर्णन, अपराध करने वाली आठविक जातियों का भी उल्लेख करता है। ये पेपर में पूछा भी गया है कि आठविक जातियों का उल्लेख अशोक ने अपने कौन से शिलालेख में किया था। और 14वां और अंतिम शिलालेख है कि अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया था। और मैंने चर्चा की है कि लघु शिलालेख जो थे वो पर्टिकुलर रीजन के लिए अर्थात किसी विशेष स्थान के लिए पर्टिकुलर मैसेज अर्थात विशेष संदेश देने के लिए खुदवाए जाते थे। ये 18 स्थानों से प्राप्त हुए हैं और सभी स्थानों से पृथक पृथक निर्देश उल्लेखित मिलते हैं जिनको आप चित्र में देख सकते हैं, और यही अभिलेख इन स्थानों से प्राप्त हुए हैं। गुहा से तात्पर्य है गुफा से, अर्थात अशोक ने कुछ गुफाओं का निर्माण कराया है और उन गुफाओं पर बौद्ध भिक्षुओं को और जन सामान्य को संदेश देने के लिए कुछ अभिलेख खुदवाए हैं। जैसे बिहार में बराबर की पहाड़ियां हैं जिनको खलवित पर्वत के नाम से भी जाना जाता है, बोधगया में है। इनको कटवाकर अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 12वें वर्ष सुदामा गुफा, राज्याभिषेक के 19वें वर्ष कर्ण चौपार गुफा तथा विश्व झोंपड़ी गुफा का निर्माण करवाया था, और ये गुफाएं आजीवक संप्रदाय को दान में दी थी। अशोक के पुत्र ने भी, जिनका नाम दशरथ है, नागार्जुनी पहाड़ी जो बोधगया में ही है, आजीवक संप्रदाय के लिए 3 गुफाएं बनवाई थी, गोपिका, लोम ऋषि और वर्धिका। इन सभी गुफाओं पर अभिलेख खोदे गए हैं जिनकी भाषा प्राकृत है और लिपि ब्रह्मी है। मित्रों, जो शिलालेख हैं वो सभी स्थापित किए जाते थे चौराहों पर या ऐसे स्थानों पर जहां ज़्यादातर भीड़भाड़ लगी रहती थी। और अंत में हम चर्चा करें अशोक के स्तंभ लेखों पर। विषय के आधार पर इन्हें 3 भागों में बांटा जा सकता है: सामान्य स्तंभ लेख, स्मारकीय स्तंभ लेख और संघभेद स्तंभ लेख। सामान्य स्तंभ लेख से तात्पर्य उन स्तंभ लेखों से है जिनका विषय सामान्य होता था, अर्थात सामान्य बातें उन पर खुदवा दी जाती थी, जैसे रामपुरवा,
लोरिया नंदनगढ़, लोरिया अरेराज, कौशाम्बी प्रथम, दिल्ली व मेरठ का जो अभिलेख है वो अशोक के सामान्य स्तंभ लेख हैं। जबकि एक स्मारकीय स्तंभ लेख भी हैं जहां अशोक की धम्म यात्रा के बारे में उल्लेख किया गया है, जैसे निगरीसार है और रोमनदेई है। रोमनदेई जो है बुद्ध का जन्म हुआ था और यहाँ अशोक जब विजिट करने के लिए गया तो इसने इस अभिलेख को खुदवाया और इसमें उल्लेख किया कि यहाँ जो कर है इसे घटाकर कुल उत्पादन का 1/8 किया जाता है। अर्थात इतिहासकार कहते हैं कि ये बौद्ध धर्म से इतना प्रभावित था कि इसने वहाँ का कर घटा दिया था। परंतु मार्क्सवादी इतिहासकार कहते हैं कि नहीं, कि रोमनदेई एक बंजर इलाका था, उत्पादन ज़्यादा नहीं था, इस वजह से अशोक ने कर घटाया था। और विषय के आधार पर ही तीसरा इसका स्तंभ लेख है संघभेद स्तंभ लेख। अर्थात ये उन व्यक्तियों के लिए खुदवाए गए थे जो बौद्ध धर्म में फूट डालना चाहते थे, उनको चेतावनी देने के लिए ही अशोक ने इस प्रकार के स्तंभ लेख खुदवाए हैं, जैसे सांची, सारनाथ और कौशाम्बी द्वितीय। स्वरूप के आधार पर अशोक के स्तंभ लेखों को 2 भागों में बांटा जा सकता है। पहले धम्म लिपि युक्त स्तंभ लेख हैं और दूसरे सादे स्तंभ लेख हैं। धम्म लिपि युक्त मतलब उसमें धम्म से संबंधित बातों का उल्लेख है और सादे स्तंभ से तात्पर्य है कि वहाँ इस संबंध में कोई बात नहीं की गई है। धम्म लिपि युक्त स्तंभ लेखों में दिल्ली मेरठ अभिलेख, दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख, इलाहाबाद स्तंभ लेख, लोरिया नंदनगढ़, लोरिया अरेराज, रामपुरवा, संकिसा, सांची, सारनाथ, लुम्बिनी, निगलीसार। और सादे स्तंभ लेखों में देखा जाए तो रामपुरवा, बसाद, कोसम इत्यादि। इन स्तंभ लेखों में पशुओं की आकृति को भी दर्शाया गया है, जिनका संबंध इतिहासकारों ने महात्मा बुद्ध की 4 महान घटनाओं से जोड़ा है। जैसे यदि हाथी का स्तंभ लेख में बनाया गया है, उसका चित्र उकेरा है, तो यह माना गया है कि यह बुद्ध के गर्भस्थ होने का प्रतीक है। और यदि वृषभ उकेरा गया है, बैल उकेरा गया है, तो यह माना गया है कि उनकी जन्म राशि का प्रतीक है या उनकी यौवन अवस्था का प्रतीक है। और यदि अश्व उकेरा गया है तो माना गया है कि यह उनके गृह त्याग का प्रतीक है। और यदि सिंह उकेरा गया है तो माना गया है कि यह बुद्ध का प्रतीक है, अर्थात उनकी ख्याति का प्रतीक है। इसमें दिल्ली टोपरा का अभिलेख परीक्षा के दृष्टिकोण से विशेष महत्वपूर्ण है। इसे टोपरा में जो हरियाणा में अवस्थित है वहाँ स्थापित करवाया गया था। फिरोज शाह तुगलक ने इसे दिल्ली में जामा मस्जिद के सामने स्थापित करवाया। शम्स सिराज अफीक ने अपनी पुस्तक तारीख फिरोजशाही में इसका उल्लेख किया है। अंग्रेजों के दौरान 1750 ईस्वी में टी पेंथलर नाम के पादरी ने इसकी खोज की थी। 1835 में इसे जेम्स प्रिंसिपे द्वारा पढ़ने की कोशिश की गई और पढ़ भी लिया गया। और ब्राह्मी लिपि की जो सूची तैयार की वो इसको पढ़कर ही 1837 में तैयार हुई। और इसी में पियदस्सी का जो उल्लेख है उसकी पहचान इसने अशोक से की। और ज़्यादातर अभिलेखों में अशोक की पहचान पियदस्सी से ही की गई है। इसी प्रकार का एक स्तंभ लेख है दिल्ली मेरठ अभिलेख। इसे भी अशोक ने मेरठ में स्थापित करवाया था और फिरोज शाह तुगलक ने मेरठ से मंगवाकर दिल्ली के कुश के शिकार महल के सामने स्थापित करवा दिया। मुगल बादशाह फर्रुखसियार के समय इस बारूद घर में आग लग गई और इस कारण इस अभिलेख के 5 टुकड़े हो गए। वर्तमान में यह अभिलेख जीतगढ़ संग्रहालय में रखा गया है टुकड़ों को जोड़कर। सारनाथ स्तंभ यह भी अपने आप में एक अभिलेख ही है। इसमें 4 सिंह या शेर पीठ सटाकर आपस में बैठे हुए हैं, जैसे आप चित्र में देख सकते हैं। सिंह यहाँ ख्याति का प्रतीक है, अर्थात अशोक की चतुर्दिक ख्याति को यह स्तंभ लेख दर्शाता है। इसमें पशुओं का एक क्रम इसके आप नीचे देख सकते हैं। यहाँ चित्र में यू है हाथी, घोड़ा, बैल, सिंह या ईहोल, एलिफेंट, हॉर्स, ऑक्स, लायन। इसे राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में भी स्वीकारा गया है। एक महत्वपूर्ण स्तंभ लेख है जिसकी आगे एक विस्तृत वीडियो बनाई जाएगी, वो कौशाम्बी अभिलेख है। यह इलाहाबाद स्तंभ लेख है। इसमें अस्त्री महामात्र का उल्लेख मिलता है, अशोक की रानी कुरवाकी का उल्लेख मिलता है, साथ ही उल्लेख मिलता है इसके पुत्र तीवर का। और रानी कुरवाकी का उल्लेख मिलने के कारण ही इसे रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। अशोक के अभिलेखों की भाषा व लिपि पर यदि चर्चा की जाए तो इसके जो ज़्यादातर अभिलेख मिले हैं वो प्राकृत भाषा में हैं और उनकी लिपि ब्राह्मी है। और हम चर्चा कर चुके हैं कि 1837 में जेम्स प्रिंसिपे द्वारा ब्राह्मी लिपि की
सूची तैयार कर ली गई है। जबकि अरामाइक और यूनानी भाषा में जिनकी लिपि खरोष्टी है उससे भी कुछ अभिलेख प्राप्त हुए हैं। ये ज़्यादातर मिले हैं उत्तर पश्चिमी सीमा से, जैसे शहबाजगढ़ी और मानसेरा। इसकी भाषा जो है अरामाइक है और लिपि खरोष्टी है। सरेकूना ऐसा अभिलेख है जो द्विभाषीय अभिलेख है और इसकी भाषा अरामाइक व यूनानी है, लिपि खरोष्टी है। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि अशोक ने ईरानी परंपरा की नकल के आधार पर अभिलेखों का निर्माण करवाया था, परंतु यदि वास्तव में हम इन दोनों परंपराओं के स्तंभ अभिलेखों का तुलनात्मक अध्ययन करें तो हमें साफ अंतर नजर आता है। जहां अशोक के स्तंभ एकाश्म हैं, अर्थात एक ही पत्थर से तराशकर बनाए गए हैं, वहीं ईरानी स्तंभों को कई मंडलाकार टुकड़ों में जोड़कर बनाया गया है। अर्थात अशोक के स्तंभ तो आपको ऊपर से लेकर नीचे तक एक ही मिलेंगे, और यदि कोई आकृति भी उकेरी गई होगी तो वो भी शिला को काटकर ही बनाई गई है, जबकि ईरान में ऐसा नहीं है, वहाँ टुकड़ों को काट काट कर जोड़ा गया है ऐसे। दूसरा, अशोक के स्तंभ बिना चौकी या आधार के भूमि पर टिकाए गए हैं, अर्थात जमीन से ऊपर तक बिल्कुल एकदम से है और नीचे किसी प्रकार की चौकी नहीं बनाई गई है, कोई सीट जैसी व्यवस्था नहीं बनाई गई है। जबकि ईरानी स्तंभों को चौकी पर टिकाया गया है, अर्थात वो एक चौकी बनी है जैसे साइड में बनी हुई है, इसके ऊपर स्तंभ ऐसे बना हुआ है। तीसरा है, ईरानी स्तंभ विशाल भवनों में लगाए गए थे। इसके विपरीत अशोक के स्तंभ स्वतंत्र रूप से स्थापित किए गए हैं खुले आसमान के नीचे, और अशोक की महानता को चीख चीख कर गा रही हैं। अशोक स्तंभों के शीर्ष पर पशुओं की आकृतियां हैं, कहीं शेर की है, कहीं बैल की है, कहीं हाथी की है, जबकि ईरानी स्तंभों पर मानव आकृतियां हैं, अर्थात शीर्ष भाग पशु आकृति का है, ईरान में मानव की आकृति का है। अशोक के स्तंभ नीचे से ऊपर की ओर क्रमशः पतले होते गए हैं, जबकि ईरानी स्तंभों की चौड़ाई नीचे से ऊपर की तरफ एक जैसी है। मुझे आशा है कि इस वीडियो ने आपके डाउट्स क्लियर किए होंगे अशोक के अभिलेखों के संबंध में। इसके अलावा कोई अलग फैक्ट्स जो हैं एग्ज़ाम से रिलेटेड वो आगे वीडियोस में कंप्लीट होंगे। इसके बाद भी एक दो वीडियोस रहेंगी जो अभिलेखों से ही संबंधित रहेंगी। इससे पूर्व आप एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। आमतौर पर अशोक को उसके अभिलेखों में जिस नाम से उल्लेखित किया गया है वह है ऑप्शन ए चक्रवर्ती, ऑप्शन बी धर्मदेव, ऑप्शन सी धर्माकृति या ऑप्शन डी प्रियदर्शी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, महाशक्ति भारत।